सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती का अमल तीसरे रोज मुकम्मल कर लिया गया। दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर खान मंदुखेल 909 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती में 14,747 वोट हासिल किए। उन्होंने पहले 15,473 वोट हासिल किए थे। उनके 726 वोट मुस्तरद हुए हैं। तफसीलात जानेंगे, कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा, पीपल्स पार्टी को मजीद बढ़तरी हासिल हुई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं GCT कॉलेज के बाहर, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर NA 249 में दोबारा जो वोटों की गिनती है उसका अमल आज तीसरे रोज़ में मुकम्मल किया जा चुका है। 3 रोज़ लगातार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये अमल गिनती का अमल मुकम्मल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हमें मौसूल हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल 15,656 वोट लेकर पहली पोजीशन पर बरकरार हैं, जबकि दूसरी पोजीशन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 14,747 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दोबारा गिनती में 909 वोटों की बढ़तरी हासिल हुई। इसी तरह अगर हम दूसरी जो जमातें हैं उनकी बात करते हैं तो तहरीक कालादम जमात तहरीक लब्बैक के नज़ीर कमालवी को 10,668 नंबर लेके तीसरे पोजीशन पे हैं, जबकि चौथी पोजीशन पर पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 8,728 वोट लेके चौथी नंबर पर हैं, जबकि पांचवें पोजीशन पर अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,681 वोट लेके पांचवें नंबर पे हैं। MKM के हाफिज मुरसलीन 7,700 वोट लेके छठी पोजीशन पर बरकरार हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उसके मुताबिक जो सरकारी जो नताइज हैं वो अभी ऐलान किए जाने बाकी हैं। यहाँ पे जो वोटों की जो दोबारा गिनती का अमल था वो मुकम्मल किया जा चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर यह दोबारा गिनती का अमल किया गया था, लेकिन इसमें जो दीगर सियासी जमातें थी उन्होंने इस अमल से बायकॉट किया गया, उनकी जानिब से बायकॉट किया गया, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फैसल वावड़ा की जानिब से यह नशिस्त खाली की गई थी। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे 30 साल बाद दोबारा से यहाँ से इस हल्के में NA 249 से कामयाबी हासिल की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम सेन सईद गनी ने दोबारा गिनती में कामयाबी पर कादिर खान मंदुखेल को मुबारकबाद दी है। कहते हैं, हमने पहले ही कहा था कि हक और सच की जीत होगी। रीपोलिंग का ड्रामा रचाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। सईद गनी सियासी मुखालिफिन पर भी बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल के घर मिठाई भिजवाने का ऐलान कर दिया। पहले तो बल्दिया टाउन के गयूर दोस्तों को, साथियों को, बहनों को, बुजुर्गों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाद तालपुर साहबा मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, तो शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा था कि रिकाउंटिंग के बाद अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वो सईद गनी के घर पर मिठाई लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, लिहाजा मैं जो है कोशिश करूंगा कि सुबह उनके घर पर मिठाई भिजवा दूं। यार बात यह है कि PTI को तो शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो तो आए 5वें नंबर पर। उनका क्या ताल्लुक बनता है शोर में? अगर धांधली नहीं होती जीत जाते क्या ये? मतलब नून लीग ने अगर कोई बात की रिकाउंटिंग में, चलो समझ में आता है, 400-600 वोटों से आ रहे थे, रिकाउंटिंग की बात की करवा ली उन्होंने, तो भाई ये कहाँ से आ गए? इनको बोलो कि थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो जाके कि डूब के मर जाओ। और NA 249 में पीपल्स पार्टी की जीत पर बात करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तजा वहाब साहब, दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है, क्या कहेंगे आप? को मेरी तरफ से तमाम अहलियान NA 249 को, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनान को, जियालों को, कादिर मंदुखेल साहब को मुबारक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था उसकी एक बार फिर तायीद हुई है इस रिकाउंटिंग प्रोसेस के जरिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब का कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था काउंटिंग के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों में मजीद इजाफा हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 909 वोटों से कामयाबी इस हल्के से हासिल की। और जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले कहा था कि इसकी रिकाउंटिंग होने दें, और रिकाउंटिंग के बाद अगर मैं हारता हूं और पीपल्स पार्टी जीतती है तो मैं खुद मुबारकबाद पेश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पॉलिटिकल डिसेंसी के साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करें। मैं समझता वक्त आ गया है कि वो मुबारकबाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आसिफ जरदारी साहब को और कादिर खान मंदुखेल साहब को पेश करें।
ٹھیک ہے مرتضی وہاب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسلم لیگ نون کے NA 249 ضمن انتخاب امیدوار مفتاح اسماعیل کا پولنگ اسٹیشن نمبر 61 کا ریکارڈ غائب ہونے کا دعویٰ غلط نکلا۔ ذرائع کے مطابق پولنگ اسٹیشن کا تمام ریکارڈ موجود ہے۔ نون لیگی ایجنٹ نے نتائج کو درست تسلیم کیا اور مفتاح اسماعیل کے پولنگ ایجنٹ نے فارم 45 پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، نون لیگی امیدوار نے NA 249 کے ایک پولنگ اسٹیشن نمبر 61 کا جو ریکارڈ ہے وہ غائب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ہمارے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق جب وہ ریکارڈ کھلوایا گیا، منگوایا گیا، تو اس ریکارڈ میں کوئی ٹیمپرنگ بھی نہیں پائی گئی اور تمام ریکارڈ موجود تھا پولنگ اسٹیشن نمبر 61 کا، اور اس ریکارڈ کے مطابق اس پولنگ اسٹیشن کا جو فارم 45 تھا اس پہ نون لیگ کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط بھی موجود تھے، اور الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر سے اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ مانگا تھا، تو دریافت ہوا ہے کہ اس پہ نون لیگی پولنگ ایجنٹ کے دستخط موجود ہیں اور وہ ریکارڈ بھی موجود تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لاک ڈاؤن سے پریشان سندھ کے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف۔ صوبے بھر میں دودھ کی دکانیں اور بیکریز رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نیا مراسلہ جاری کر دیا۔ ڈیری شاپ اور بیکریز کو ہوم ڈیلیوری کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ کراچی میں سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح آج ہوگا۔ ایکسپو سینٹر میں یومیہ 30,000 افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ پنجاب میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے 8 سے 16 مئی تک پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام مارکیٹس، کاروباری مراکز، دفاتر اور دکانیں بند رہیں گی۔ میڈیکل سٹور، فارمیسیز، ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کھلیں گے، جبکہ پیٹرول پمپ، تندور، دودھ دہی کی دکانیں، فوڈ ٹیک اویز، بجلی، گیس اور ای کامرس کو کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ پابندی کے دوران گروسری اور کریانہ سٹورز، ڈسٹریبیوٹر، بیکری، آٹا چکی، مٹھائی، پھل، سبزی، گوشت کی دکانیں، زرعی بیٹریز، ڈرائی کلینرز اور لانڈری، جبکہ کوریئر اور ملحقہ سروسز صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھل سکیں گی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن لگ گیا، عید کے لیے خریداری اب نہیں۔ کراچی میں بھی بازاروں میں رش رہا، کسی نے شاپنگ کر لی تو کسی کی رہ گئی ادھوری۔ شہر قائد کے باسی عید شاپنگ پر کیا کہتے ہیں، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کے نام خط لکھا۔ سرینا عیسیٰ نے انور منصور خان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے ویب چینل پر انٹرویو کے دوران الزامات لگائے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کے نام خط لکھا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین تاریخی اور برادرانہ تعلقات، دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے اسلامی اتحاد کے فروغ میں سعودی فرمانروا قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ دونوں فریقین نے ویژن 2030 کی روشنی میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان امن عمل میں باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے 10 بلین ٹری منصوبے کو بھی سراہا۔ فواد چودھری نے جو کہا کر دکھایا، شہباز شریف کے مشن لندن کو ناکام بنا دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود شہباز شریف پرواز نہ کر سکے، اپوزیشن لیڈر کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ شہباز شریف نے ایئرپورٹ حکام کو عدالتی احکامات دکھائے، عطا تارڑ نے عدالتی حکم نامہ پڑھ کر بھی سنایا، مگر دال نہ گلی۔ جو کام کوئی نہ کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا۔ حکومت نے نئے نوٹ چھاپنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2.5 سال میں 25 کھرب 21 ارب روپے کے نوٹ چھاپ دیے۔ کہانی کیا ہے، جاننے کے لیے چلتے ہیں محمد احسن کے پاس۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں مجموعی طور پر 335 ارب 18 کروڑ 60 لاکھ روپے کے نئے نوٹ جاری کیے گئے، جس سے ملک میں زیر گردش نوٹوں کی مجموعی مالیت 71 کھرب 83 ارب 21 کروڑ 30 لاکھ روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق اخراجات پورے کرنے کے لیے نئے نوٹوں کا چھاپنا مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہے۔
स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल में मजमूई तौर पर 25 खरब 21 अरब 46 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में मजमूई तौर पर 25 खरब 51 अरब रुपए के नए नोट जारी किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के 5 साल में 10 खरब 11 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। सिंध हुकूमत ने नैब को 1 से 22 ग्रेड के कराची और हैदराबाद में तैनात मुलाजमीन की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। नैब के नोटिस के रद्द-ए-अमल में सेक्रेटरी सर्विसेज ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को खत इरसाल कर दिया। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत ने नैब को 1 से 22 ग्रेड के अफसरों की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। नैब सिंध ने 2 रोज कबल खत में तफसीलात तलब की थी। नैब की जानिब से लिखे गए खत में कराची और हैदराबाद में तैनात 1 से 22 ग्रेड के वो मुलाजमीन जिनके पास डोमिसाइल बरानी सिंध का है, इनकी तफसीलात मांगी गई थी। सेक्रेटरी सर्विसेज ने नैब के खत की रोशनी में मुताल्लिका अफसरों को खत अरसाल करके तफसीलात तलब की थी, लेकिन अफसर शाही डट गए। सेक्रेटरी सर्विसेज सईद अहमद बंगेजू ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगाह न किया तो दोनों बरहम हो गए। वज़ीर आला सिंध की तनबीह पर सेक्रेटरी सर्विस ने एक और खत मुताल्लिका हुकाम को अरसाल किया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सेक्रेटरी सर्विसेज ने मुताल्लिका हुकाम को तफसीलात फराहम करने से रोक दिया। खत तमाम महकमों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, IG सिंध, पुलिस और सेक्शन अफसरान को अरसाल किया गया। खत में कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शक 27 के तहत कोई अफसर नैब को मुलाजमीन की तैनाती की तफसीलात फराहम ना करे। सिंध हुकूमत ने मामले का कानूनी तरीके से सामना करने का फैसला किया है। आज़ाद नोहरियो 24 न्यूज़ कराची। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 55वां सिंडिकेट का इजलास हुआ। सदारत वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने की। डॉक्टर रियासत अली ने सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। इस मौके पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सलवत सईद, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन नैयर इकबाल, वाइस चांसलर UED मंसूर सरवर, पार्लिमानी सेक्रेटरी उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू, ATC और फाइनेंस के नुमाइंदगान समेत डीन्स और यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों के MSS मौजूद थे। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कोविड-19 के सिलसिले में यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 अस्पतालों के खिदमात पर रोशनी डाली। इजलास में तामीराती मंसूबों, फैकल्टी की एक्सटेंशन और इम्तहानात के कवायद ज़ेर बहस आए। यूनिवर्सिटी के तरक्याती मंसूबों में गर्ल्स हॉस्टल की तामीर और फंड्स की मंजूरी भी दी गई, जबकि सिंडिकेट ने शोबा टेली मेडिसिन की इंचार्ज और चेयरपर्सन शोबा मेडिसिन प्रोफेसर बिल्किस शबीर और दीगर फैकल्टी की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर कोरोना वबा के दौरान शहीद होने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का पाबंद होगा। माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 3.5 लाख मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए तकरीबन 1.25 अरब रुपए से ज़ायद की रकम दरकार होगी। ऑर्डिनेंस पर इत्तफाक ना हो सका तो इतनी बड़ी रकम के ज़ाया होने का जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन इस दौरान ही हुकूमत ने बड़ा दाव खेलकर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का पाबंद होगा। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने भी हुकूमती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 3.5 लाख मशीनें खरीदनी पड़ेंगी और इस पर तकरीबन 1.25 अरब रुपए से ज़ायद की रकम दरकार होगी, जबकि स्टाफ की तरबियत और मशीनों की स्टोरेज का खर्च अलग है। अगर आपने मशीनें EVM ऑर्डर कर दी और फिर ये ऑर्डिनेंस पास ना हो सका पार्लियामेंट से, तो वो जो खर्चा होगा उन EVM मशीन के ऊपर जो आपने ऑर्डर दिया होगा उसका क्या बनेगा? देखिए, तकरीबन ये 3.25 लाख से 3.5 लाख मशीनों की जरूरत पेश आएगी। तो ये 3.5 लाख मशीनों का कोई तखमीना एक रफ सा अगर लगाया जाए तो वो 100 बिलियन रुपयों के लगभग होगा। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुत्तफिक नहीं होती तो इन मशीनों का क्या बनेगा? कौमी खजाने से लगाई गई इतनी बड़ी रकम के जाया होने का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद सदर मुमलिकत इसमें एक बार ही तौसी कर सकते हैं, और अगर इस दौरान भी अपोजिशन ने साथ ना दिया तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम मुश्किल हो जाएगी।
ईद उल फितर 14 मई बरोज जुमतुल मुबारक को होने का इम्कान है। सेक्रेटरी जनरल रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती कहते हैं कि नए चांद की पैदाइश 11 और 12 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हिलाल की पैदाइश 11 और 12 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक ठीक रात 12 बजे होगी। गुरूब शम्स और गुरूब कमर का दरमियानी फर्क वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में 35 से 37 मिनट के दरमियान है। 37 मिनट से ज्यादा कहीं भी फर्क नहीं है। इस तरह 29 रमजान मुबारक 12 मई की शाम नंगी आंख से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चांद दिखाई देने का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद ईद उल फित्र जुमतुल मुबारक 14 मई को मनाई जाएगी।